अभी तक आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह से सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, किस किस ढंग से हुआ, कैसे मीर कासिम आया, उससे पहले कैसे बुदैल आए थे, उबैदुल्लाह आए थे। लेकिन सिंध पर अरबों के आक्रमण से अरब और सिंध का जो संपर्क स्थापित हुआ, इसके कई परिणाम सामने आए, इसके कई प्रभाव सामने आए। सबसे पहला प्रभाव ये सामने आया कि सिंधी भाषा को लिपि मिल गई, इसीलिए कुरान का पहला अनुवाद सिंधी भाषा में हुआ है। साथ ही साथ ये भी सामने आया कि सिंध के क्षेत्र में रहने वाली जनता पर पहली बार जजिया कर लगाया गया। ये जजिया कर क्या होता है? जजिया कर ऐसा कर है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। अब जब मैं गैर मुसलमानों की बात कर रहा हूं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता है। गैर मुसलमानों का मतलब होता है कि जो मुसलमान नहीं है उन पर जजिया लगाया जाता है। जिस पर जजिया लगाया जाता है उसको जिम्मी कहते हैं, और ये उन लोगों पर लगाया जाता है जो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, यानी कि बूढ़ों पर नहीं, बच्चों पर नहीं, महिलाओं पर नहीं, भिखारियों पर नहीं, ठीक, विकलांगों पर नहीं, सैनिकों पर नहीं, तो सिर्फ मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ लोगों पर ही जजिया कर लगाया जाएगा। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया। ब्राह्मणों से कहा कि आप जजिया कर वसूल करके दें। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। जैनुल आबदीन, कश्मीर का अकबर जिसे हम कहते हैं, वो पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया को पहली बार समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि जजिया पूरी तरह से समाप्त हुआ, अगला जो शासक आएगा वो लगा भी सकता है, नहीं भी, ये उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल शासक, ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये कुछ प्रभाव है। अब इस्लाम का उदय जब हम पढ़ रहे थे तो उस उदय को पढ़ते पढ़ते मैं आपको महमूद गजनी तक ले गया था। इससे पिछले वाली वीडियो में आप देखेंगे कि इस्लाम का उदय, और जब हमने इस्लाम का उदय पढ़ा है तो इस्लाम का उदय पढ़ करके जब हम अरबों के आक्रमण पे पहुंचे तो इस्लाम का उदय जहां खत्म हो रहा है वहां तक मैं आपको ले गया था कि कैसे अल्पगीन के बाद सुबुक्तगीन पिराई आए, सुबुक्तगीन के बाद किस तरह से इस्माइल और महमूद गजनी आए। क्योंकि अब हमें वही पढ़ना है, यानी कि तुर्कों का आक्रमण। अब तुर्कों का आक्रमण क्या है? तुर्कों के आक्रमण में हम दो ही लोगों को पढ़ते हैं, पहला महमूद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी। आइए इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। पहला महमूद गजनी, महमूद गजनी, और दूसरा मोहम्मद गौरी, दूसरा मोहम्मद गौरी। ठीक है जी। पहला मोहम्मद गजनी। गजनी इसलिए क्योंकि गजनी से इसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, भौगोलिक पहचान है। क्या? गजनी, जिसको यामिनी भी कहा जाता है, यामिनी भी कहा जाता है। ठीक। लेकिन यूपीएससी आपके साथ किस तरीके से इसके बारे में पूछेगा वो थोड़ा अलग अंदाज है। देखिए, दोनों ने भारत में आक्रमण किया, मध्य एशिया में भी दोनों ही लोग, यानी कि महमूद गजनी के वंशज और ये गौरी के वंशज, ये लोग आपस में दुश्मन थे। एक ही जगह से आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं थे कि दोस्त थे, वहां भी दुश्मनी थे। लेकिन दोनों के आक्रमण का जो उद्देश्य है वो अलग था। महमूद गजनी का कुछ और था, मोहम्मद गौरी का कुछ और था, और इतिहासकारों में विवाद है। जब हम पहले पक्ष की बात करते हैं, यानी कि महमूद गजनी की बात करते हैं, तब इतिहासकारों में ये विवाद हो गया कि आखिर महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य रहा था, या क्या उद्देश्य है। इस बात पर बड़ा विवाद रहा, बड़ी चर्चा रही। ठीक। इसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। ऐसा इलियट नामक इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। अधिकतर इतिहासकार इस बात से सहमति नहीं रखते, लेकिन सामान्यतः इस बात पर सबकी सहमति है कि 12 बार तो आक्रमण हुआ ही हुआ है। और महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार वो ये कहता है कि महमूद ने भारत में आक्रमण किया, इसका एक ही कारण था, वो था धर्म। कि महमूद का दिल जो था वो इतना पवित्र हो गया था कि वो चाहता था कि अब पूरी दुनिया में मैं इस्लाम का झंडा लहरा दूं, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उसी के साथ आने वाला अल बेरूनी वो इस बात से सहमति नहीं रखता। वो कहता है कि भारत में महमूद के आक्रमण से इस्लाम धर्म की कोई इज्जत नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा भारत के अंदर कला का विकास और अवरुद्ध हो गया। अल बेरूनी कोई मामूली इंसान तो था नहीं। ठीक है। अब इसके ऊपर जाकर के हमें यह समझना पड़ेगा कि इतिहासकारों में सबसे सटीकता कहां पर है। यानी कि मोहम्मद हबीब एक व्यक्ति हुए, इतिहासकार हैं, प्रोफेसर, जिनका नाम है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब
इन्होंने समझाया कि महमूद ने भारत में इसलिए आक्रमण नहीं किया था कि उसका दिल पवित्र हो गया था, कि वो चारों तरफ इस्लाम इस्लाम कर देना चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं। महमूद ने भारत में इसलिए आक्रमण किया क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी पैसा, धन। अब वास्तविकता क्या है, देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि वास्तविकता क्या है। महमूद क्या चाहता था? महमूद के कारण, यानी कि महमूद के आक्रमण का उद्देश्य सीधा सा है, साम्राज्य का। वो अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। महमूद क्या चाहता था? महमूद क्या चाह रहा है? साम्राज्य बनाना। आपको कारण यहीं से समझ आ जाएगा, उसका उद्देश्य यहीं से समझ आ जाएगा कि महमूद क्या चाह रहा है, साम्राज्य बनाना। बात है कहां पर? क्या वो भारत के अंदर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है या फिर साम्राज्य कहीं और बनाना चाहता है? अब एक साम्राज्य को बनाने के लिए या एक राज्य को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास सेना होनी चाहिए। अब सपोज करिए कि आपका मन तो करता होगा बड़ी गाड़ी खरीद लें, ड्राइवर रख लें, किसका मन नहीं करता? पर ड्राइवर रखना आपकी इच्छा तो है, लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो यकीन मानिए कि वो कारण होगा आर्थिक, कि आपकी जेब इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप एक ड्राइवर रखें। मैं आपके अकाउंट में भी 10 करोड़ रुपए डाल दूं, उसके बाद आपका ड्राइवर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जेब ने इजाजत दे दी। सेम बात महमूद गजनी के साथ भी है कि साम्राज्य तो बनाना है, साम्राज्य बनाने के लिए चाहिए ताकत, मिलिट्री, और मिलिट्री आएगी पैसे से, तो पैसा कहां से आएगा? ये समस्या है। तो महमूद गजनी भी साम्राज्य बनाना चाहता था, और प्रश्न ये था कि कहां बनाना चाहता था, और साम्राज्य बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। वो कहां से आएगा? ये दोनों प्रश्न महमूद गजनी के सामने थे, और महमूद गजनी परेशान था इन प्रश्नों को लेकर के कि ये दोनों काम कैसे होंगे। तब महमूद गजनी ने दिमाग लगाया कि पैसा आखिर आसानी से कहां से लाया जा सकता है। तब उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके पिता सुबुक्तकीन के काल में उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही शासक जयपाल के साथ युद्ध हुए, और वो भारतीयों की कमजोरी समझ गया था। वो समझ गया था कि अगर कहीं से आसानी से पैसा लाया जा सकता है तो वो जगह भारत है, क्योंकि भारत में उस वक्त राजपूतों का शासन था, उत्तर भारत में, और राजपूतों में एकता बहुत कमजोर थी, एकता थी नहीं। एक राजपूत राजा की पिटाई हो रही हो तो दूसरा वाला मदद करने की बजाय पीछे हंस रहा होता है। ये सारी कमजोरियां उन्हें पहले से पता थी, और साथ ही साथ सबसे गंभीर बात थी कि राजपूत काल की राजनीतिक विशेषता, जिसे हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं, इस सामंतवादी व्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था चल ही नहीं पा रही थी। यानी कि हर एक सामंत के अपने अलग अलग बाट भटक रहे थे, इसलिए व्यापार वाणिज्य लगभग एक तरीके से ठप था। पर इसका यह मतलब नहीं है कि राजाओं के पास पैसा नहीं था। तो अगर पैसा अर्थव्यवस्था के विकास में नहीं लग रहा है तो पैसा कहां लगेगा? पैसा लगेगा अगर भारत के अंदर उस वक्त राजपूत हैं और राजपूतों की राजनीतिक विशेषता सामंतवाद है, और सामंतवाद में अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो राजाओं के पास पैसा है वो दो जगहों पे तो जरूर लगेगा। कहां? पहला, यानी कि जो पैसा है राजपूतों के पास, ये जो है वो कहां पर लगेगा? पहला लगेगा महल बनवाने में, अपने महलों को सुंदर बनाएंगे, और दूसरा मंदिरों में, यानी कि सांस्कृतिक क्रियाओं में, मंदिरों में, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक क्रियाओं में लगेगा। ठीक, सांस्कृतिक क्रियाओं में, मंदिरों में लगाया। मंदिरों में लगाने का मतलब क्या है कि मूर्ति है, अगर वो मूर्ति ही सोने की हो जाए और उसके ऊपर जेम्स भी लगा दिए जाएं तो वो मूर्ति नहीं है, फिर वो पैसा भी है। आपको समझ में आ रही है? वो मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं रह गई है। और महमूद को ये बात पता है। महमूद को क्या है? साम्राज्य बनाना है, साम्राज्यवाद उसका उद्देश्य है। कहां बनाना है? पहला प्रश्न है, मकसद साम्राज्यवाद है। दूसरा, साम्राज्य बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? जिससे ताकत आएगी, मिलिट्री आएगी, तो वो जगह थी भारत, क्योंकि भारत में है राजपूतों का शासन, भारत में है सामंतवाद, सामंतवाद में अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पैसा सामंतों के पास है, राजा के पास है। अर्थव्यवस्था के विकास में पैसा नहीं लग रहा है, पैसा लग रहा है तो सिर्फ महलों के निर्माण में, पैसा लग रहा है तो सिर्फ मंदिरों के निर्माण में।
इन दोनों जगहों का पैसा लगा। इसीलिए महमूद ने मंदिरों को लूटा। मंदिरों को लूटते समय सिर्फ ये ध्यान नहीं दिया गया कि मूर्तियों को लूटा जाए, बल्कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया कि मंदिरों को खुद के लूटा जाए, क्योंकि वहां पैसा है। गुजरात के तट पर बना सोमनाथ का मंदिर, उसको भी ऐसे ही लूटा गया है। अधिकतर मंदिर सारे ऐसे के ऐसे लूटे गए हैं, क्योंकि वहां से महमूद के हाथ पैसा लगा। दरअसल महमूद जिस साम्राज्य को बनाना चाहता था, वो साम्राज्य कहां था? क्यों इतिहासकार इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि महमूद जिस साम्राज्यवाद की स्थापना करने की बात कर रहा था, वो साम्राज्यवाद भारत में साम्राज्य की स्थापना को लेकर नहीं था, वो साम्राज्यवाद था मध्य एशिया के अंदर साम्राज्य की स्थापना को लेकर के। लेकिन मध्य एशिया के अंदर, अब इस कहानी को समझिए ताकि आपका दिमाग को आप क्लियर हो जाए। मध्य एशिया के अंदर महमूद क्या चाह रहा है? अपना साम्राज्य बनाना। महमूद क्या चाहता है? साम्राज्य बनाना, जिसको बनाने के लिए उसे पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसे से आएगी ताकत, मिलिट्री, और मिलिट्री लड़ेगी तो राज्य बनेगा ना। लेकिन वो चीज, मिलिट्री या पैसा, मध्य एशिया में नहीं आ पाया। क्यों? मध्य एशिया के अंदर सारे लगभग मुसलमान हैं, तो एक दूसरे से लड़वाएगा कैसे? और ये भी एक हकीकत है कि उसके पास सेना नहीं है, छोटी मोटी है, तो भारत पर, यानी कि यहां पर अगर आक्रमण करेगा, चलिए ये बात तो उसे पता चल गई कि अगर अपने पिता के काल में पता चल गई, क्योंकि लड़ाइयां हुई हैं भारत के साथ, हिंदुशाही राज्य के साथ, कि भारतीयों की क्या कमजोरी है, आसानी से पैसा लाया जा सकता है, तो कहां से? भारत से। ये सारी बातें उसे पता चल गई। लेकिन समस्या ये भी है कि अब यहां से यहां आते वक्त सेना कैसे लाए? तब उसने इस्लाम का नारा बुलंद किया। उसने कहा, मेरा दिल पवित्र हो गया, मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लाम करूं, चारों तरफ इस्लाम इस्लाम हो। और ये बात मध्य एशिया के सैनिकों को, लोगों को समझ में आई, क्योंकि सही बात है, अगर आप अपने धर्म की स्थापना करने जा रहे हो, उसके बाद में सब लोग मुसलमान बन रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये तो बड़ा नेकी का काम है इस्लाम की नजर में, इस्लाम के मानने वालों की नजर में जो मध्य एशिया में है। तो लोगों को लगा कि बिल्कुल सही बात है, तो बड़ी नेकी का काम है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म कबूल करें। और उन्हें तब जब आक्रमण करने में आर्थिक फायदा भी हो, एक तरफ तो धार्मिक फायदा, एक तरफ आर्थिक फायदा, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि ईश्वर की नजरों में भी प्रिय बन रहे हैं, जेब भी भर रही है, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि दोनों हाथों में सुनहरे लड्डू है। तो यहां पर इस्लाम का नारा बुलंद करके यहां से सेना इकट्ठा करी और सीधा कहां हमला किया? भारत में। भारत पर अटैक किया, भारत के मंदिर लूटे, खुद के लूटे। यहां से उसे क्या मिला? पैसा, क्योंकि साम्राज्य कहां बनाना है? मध्य एशिया में। यहां से पैसा भी लिया और सैनिक भी लिए, सैनिक भी लिए। ये ध्यान रखिए, उसके जो सेनापति थे वो हिंदू थे, तिलक और सेवंत राय, तिलक और सेवंत राय जैसे बोल रहे हैं उसके सेनापति, तिलक और सेवंत राय, तिलक और सेवंत राय, यानी कि हिंदू सेनापति हैं। तो यहां से पैसा लिया, सैनिक लिए, और इन सैनिकों को कहां ले गया? मध्य एशिया ले गया। और मध्य एशिया में ले जा करके वहां पर इन सैनिकों से कहा कि यहां पर आप मंदिर बनाइए, पूजा कीजिए। घर से कह के निकल रहा है कि इस्लाम धर्म स्थापित करेगा, और घर के अंदर ही मंदिर बनवा रहा है। तो क्या उसका उद्देश्य धर्म से प्रभावित था? क्या वास्तविक रूप से वो धर्म के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा था या धन के लिए कर रहा था? ठीक, तो यहां पर ले आया हिंदू सैनिकों को। क्यों? क्योंकि यहां पर मुसलमान सैनिक हैं, आपस में मिलना मुश्किल है ना। पैसा मिल गया, ठीक है, पैसा क्या हुआ है? पैसा मिल गया है, सैनिक मिल गया। वो सैनिक जो यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उनकी लड़ाई होगी, और अपने लिए एक साम्राज्य बना सकता है, अपने लिए साम्राज्य बना सकता है। उसने किसी मस्जिद का निर्माण नहीं कराया भारत में। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महमूद ने भारत पर जो आक्रमण किया है, उसके आक्रमण का उद्देश्य बड़ा साफ है, जो कि मध्य एशिया में उसके साम्राज्य स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो महमूद का साम्राज्यवाद मध्य एशिया का साम्राज्यवाद है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का शासनकाल आता है, और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके
निश्चित कारण उसके पास थे। पहला, इनके आक्रमण की जो तिथि रही है वो 1175 से आगे आगे रही है, और महमूद का जो आक्रमण रहा है वो 998 से लेकर 1030 तक का रहा। इनके आक्रमण के लगभग दो कारण हैं, वैसे तो विशेष तौर से काफी हैं, मुख्यतः दो हैं। पहला कि ये पश्चिम की तरफ नहीं कर सकते थे आक्रमण, क्योंकि वहां पर खालिजों का शासक बैठा हुआ है जो लगभग शक्ति में या तो इनके बराबर है या इनसे ज्यादा है, तो इनका साम्राज्यवाद पश्चिम की तरफ तो नहीं जा पाया, पूर्व की तरफ ही जाएगा, यानी कि भारत की तरफ ही आएगा। और दूसरा, पंजाब को जीतना, ठीक है ना, पंजाब को जीतना इनके साम्राज्यवाद का हिस्सा था। आक्रमण हुआ, भारत में अपने साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए आक्रमण किया, ऐसा चाहते थे वैसा लगभग हुआ। दो युद्ध भी हुए, यानी कि जिसको आप तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला वॉर हुआ 1191 में, दूसरा वॉर हुआ 1192 में। पहला वॉर जिसमें पृथ्वीराज तृतीय, जिसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो, ठीक, वो जीत गए। दूसरे युद्ध में वो हार गए, बाद में उनको मार दिया गया। ठीक, एक कहानी भी है चंद्रप्रदाई के अनुसार, आंख में तीर वाली, वो भी है, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा करना भी उचित नहीं है। ठीक है, इसके बाद घटना होती है, इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र तो है लेकिन गुलाम है, गुलाम काफी है, जिनमें से 3 गुलाम बड़े मेन हैं, यानी कि जो गौरी है उसके 3 गुलाम बड़े मेन हैं। कौन सा? ऐबक, यलूज और कुबाचा, ये तीनों गुलाम हैं। इसमें से ऐबक ने उन प्रांतों को संभाला जो भारत के प्रांत थे, यानी कि गौरी के भारतीय प्रांतों को ऐबक ने संभाला। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बिल्कुल भी। ये ध्यान रखिए, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान किसे कहते हैं? शासक और सुल्तान कभी भी एक नहीं है। सुल्तान का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको खलीफा ने मान्यता दी हो, उसको कहा जाएगा सुल्तान। जैसे कि महमूद गजनी ने अल कादिर बिल्ला से खिल्लत प्राप्त की थी, मान्यता प्राप्त की थी। इसको ऐसे समझिए कि आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट तभी होंगे जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो और डिग्री प्राप्त की हो। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लीजिए, 12वीं के बाद वैसे ही पढ़िए, हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो जाएं, बहुत ज्ञानी हो जाएं, और आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। ग्रेजुएट तभी कहलाएंगे जब यूनिवर्सिटी आपको क्या देगी? मान्यता पत्र देगी, डिग्री देगी। उसी प्रकार शासक कोई भी हो सकता है, लेकिन सुल्तान वही होगा जिसको खलीफा क्या करेगा? मान्यता देगा, उस मान्यता को जिसको कहा जाता है खिल्लत। ठीक, अब 3 गुलाम हैं, और गौरी के मरने के बाद गौरी के भारतीय प्रांतों का शासक ऐबक बना और राजधानी लाहौर रही, राजधानी लाहौर रही। ठीक, ऐसा नहीं था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो निश्चित रूप से इल्तुतमिश ही रहा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का खाका ऐबक के दिमाग में नहीं रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? उसका निश्चित कारण, क्योंकि ऐबक ने इस्लाम की पहली मस्जिद दिल्ली में बनवाई, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरी अजमेर में, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और साथ ही साथ ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, पूरा नहीं कर पाया, पूरा इल्तुतमिश ने किया। ऐबक ने कई सारी उपाधियां ली, जैसे कि कुरान खां, यानी कि ज्यादा कुरान पढ़ने की वजह से कुरान खां कहा गया। लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान देने की वजह से लाख बख्श कहा गया। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी, गैर वैधानिक रूप से गौरी के भारतीय प्रांतों को मलिक की उपाधि के साथ ये संभालता था। इसके नाम का अर्थ चंद्रमा का स्वामी है, और 1210 ईस्वी के लगभग चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि इसकी मृत्यु होने के बाद
इसकी मृत्यु होने के बाद इल्तुतमिश के हाथ में शासन आया। लेकिन इल्तुतमिश के हाथ में शासन आने से पहले ऐबक के बाद में एक व्यक्ति गद्दी पे बैठा जिसका नाम है आराम शाह। ये व्यक्ति गद्दी पर बैठा है। आमतौर पर सामंत एक ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं जो मक्कार हो, जो निकम्मा हो, जो विषय सुख में डूबा हुआ हो, शासन के कार्यों के संचालन की समझ उसमें लगभग ना के बराबर हो, वो पूरी तरह से निर्भर हो तो सामंतों पर निर्भर रहे, ताकि एक कठपुतली शासक बन के रहे और वास्तविक ताकत सामंतों के हाथ में रहे। अगर आपने इंदिरा गांधी का दौर पढ़ा है तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो सिंडिकेट से क्या भूल हुई थी, वो क्या करना चाहता था। खैर, ये विशेषता रही है इतिहास की। और एक आधुनिक इतिहासकार ने तो इतना बड़ा जोखिम उठा लिया, उसने कहा कि आराम शाह क्यों शासक बना, यानी कि आराम शाह का कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या लेना देना था, क्या रिश्ता था, ये तो पूरी तरह संदिग्ध है। लेकिन एक आधुनिक इतिहासकार ने तो यहां तक का जोखिम उठा लिया कि ऐबक के बाद आराम शाह इसलिए शासक बना कि जब ऐबक मर रहा था उस वक्त वहां पर आराम शाह ही खड़ा था। इतना खतरनाक स्टेटमेंट पता नहीं कैसे हो सकता है। खैर, लेकिन ऐबक का गुलाम रहा है, जैसे कि गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। ये ऐबक का गुलाम था, उस वक्त में बदायूं का शासक था और वहां से आया लाहौर की तरफ, जूद के निकट उसने आराम शाह को पराजित किया। ठीक, लेकिन पराजित करने के बाद जब वो शासक बनना चाह रहा था तब उत्तर पश्चिम के जो सामंत हैं या सरदार हैं, जिनका नाम है कुतुबी और मुइजी, ये इसके शासक बनने से खुश नहीं थे। तब इसने राजधानी स्थानांतरित कर दी। कहां से? राजधानी कहां थी? लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी। और इल्तुतमिश इसे दिल्ली ले गया। कहां ले गया? दिल्ली ले गया। दिल्ली लाने के बाद इसने नए सामंती वर्ग का गठन किया जिसको कहा जाता है तुर्क चहलगानी या तुर्क चालीसा, यानी कि 40 तुर्क गुलाम, इनका गठन किया। राजनीतिक अधिकारों का बंटवारा दिल्ली आने के बाद क्या किया इसने? तुर्क चालीसा का गठन किया। इसी तुर्क चालीसा यानी कि जो 40 तुर्की गुलाम, 40 तुर्की गुलाम, ठीक, तुर्क चालीसा का गठन किया और इसी तुर्क चालीसा में राजनीतिक अधिकारों का बंटवारा कर दिया, शासन के आधार को तय कर दिया और पहली बार हिंद कुश से लेकर के बंगाल तक का एक राज्य और एक राजा सामने आया। और साथ ही साथ बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से खिल्लत प्राप्त कर सुल्तान की उपाधि धारण कर ली और इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, यानी कि इल्तुतमिश कौन हो गए? दिल्ली सल्तनत के, यानी कि डीएस, दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर। दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर इल्तुतमिश कहलाए। अब इल्तुतमिश के कार्यकाल में घटना ये हुई कि ये चाहते थे कि इनका जो बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, वो क्या बने? इनका बड़ा बेटा मोहम्मद वो इनके बाद शासक बने। लेकिन मंगोलों से लड़ते हुए इनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब कोई योग्य पुत्र या कोई योग्य संतान ना होने के बावजूद रजिया में वो सारे गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। लेकिन एक दिक्कत उसके साथ ये थी कि वो एक स्त्री थी। लेकिन फिर भी ग्वालियर अभियान के बाद इन्होंने रजिया के नाम का सिक्का चलाया और अपनी मृत्यु शैया पर मरते मरते इन्होंने रजिया को सुल्तान बनाना चाहा, उसे घोषित किया। लेकिन तुर्क चहलगानी तब तक निरंकुश हो चुका था। उस तुर्क चहलगानी ने इल्तुतमिश की बात को दरकिनार करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज यानी कि इल्तुतमिश के पुत्र को बना दिया सुल्तान। उन्हें लगा बात वही है कि कठपुतली शासक चाहिए ताकि वास्तविक सत्ता सरदारों या सामंतों के हाथ में रहे। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज वाकई में ही ऐसा व्यक्ति था जो निकम्मा था, शासन संचालन नहीं कर सकता था, योग्य नहीं था।
पर उसकी मां बहुत तेज थी जिसका नाम शाह तुर्कान था। यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठने के बाद शासन की सारी बागडोर शाह तुर्कान के हाथ में चली गई। तुर्के चहलगानी का वो मकसद पूरा नहीं हो पाया जिस मकसद को वो पूरा करना चाहते थे। बात गड़बड़ा गई। वो रुकनुद्दीन फिरोज के शासन से भी दुखी रहने लगे। इसी बीच कुछ सामंतों ने जब विरोध जताया या विद्रोह किया, उसको दबाने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर निकला तो रजिया को मौका मिल गया। रजिया ने तुरंत ही लाल वस्त्र धारण करके जुम्मे के दिन जामा मस्जिद में पहुंच गई, क्योंकि जुम्मे के दिन लगभग सभी इबादत के लिए जामा मस्जिद में होते हैं, और अपने पिता की इच्छा, इल्तुतमिश की इच्छा आम जनता को बताई। आम जनता ने रजिया का साथ दिया और रजिया शासिका बनी। और तुर्के चहलगानी धर्म टिकता है और रजिया ने शासन प्राप्त किया इसके जन सहयोग के माध्यम से, जनता के सहयोग के माध्यम से, और दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका बनी। पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका। थोड़ा सा संतोष तो चलो तुर्के चहलगानी को भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा कि चलो रुकनुद्दीन फिरोज के शासन से भी कौन सा हम खुश थे, शायद ये थोड़ा बेहतर रहे। लेकिन दिक्कत इसके साथ यही थी कि एक औरत है। मिन्हाज-उस-सिराज ने भी यही कहा है कि रजिया यानी मिन्हाज-उस-सिराज, जो कि उस वक्त के इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने तबकात नासिरी लिखी, जो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि रजिया में एक शासक बनने के सारे गुण थे, पर वो सारे के सारे गुण बेकार थे, क्योंकि वो एक स्त्री थी। शासिका बनने के बाद रजिया ने शासन करना प्रारंभ किया, शासन करना शुरू किया। उसने एक पद, अमीर आखूर का पद, रजिया ने अमीर आखूर, ये जो पद है अमीर आखूर का पद, यानी कि शाही अस्तबल, आप इसको कह सकते हैं, शाही अस्तबल का पद। ये पद एक अच्छा खासा पद था। ये आपको लग रहा है कि घोड़ों वाला पद है, घोड़े संभालने का काम है निश्चित रूप से, लेकिन बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। ठीक, शाही अस्तबल का पद एक अबिसिनियाई दास को दे दिया। अबिसिनियाई दास को सौंप दिया, जिसका नाम था याकूत। अब तुर्के चहलगानी तो पहले से ही बेचारी बहुत नाराज थी। मतलब 40 तुर्की गुलामों का जो ये संगठन है, जिसमें सारे राजनीतिक अधिकार उसने बांट दिए थे, वो तो पहले से ही दुखी था कि जो शासक है वो स्त्री है। अब उनका दुख और बढ़ गया, क्योंकि याकूत एक दास को क्या मिल गया, अमीर आखूर का पद मिल गया। और दुख और भी बढ़ गया जब ये अफवाहें फैलने लगी कि रजिया और याकूत के बीच कुछ चल रहा है, मतलब कुछ प्रेम संबंधों जैसा कुछ चल रहा है। तब ये दुख और क्या हो गया, बढ़ गया। इसी वक्त एक शासक, एक सामंत हुए, एक सरदार हुए, सरहिंद उत्तर पश्चिम में है। यहाँ का जो सरदार था, जिसका नाम था अल्तुनिया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तुर्के चहलगानी ने रजिया से कहा कि जाइए सेना लेकर के आप अल्तुनिया को सबक भी तो सिखाना है। चलिए ठीक है, इस गोले को दिल्ली सल्तनत मान लीजिए। रजिया यहाँ से बाहर निकली और चलते चलते किधर जा रही है, अल्तुनिया की तरफ। और तुर्के चहलगानी ने रजिया की सारी मदद रोक दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए। इस गतिविधि को देख करके रजिया फंस गई कि अब तो ना पीछे जा सकती है ना आगे जा सकती है। यहाँ रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया। किसका? कूटनीति का सहारा। उसने अल्तुनिया से युद्ध ना करके विवाह कर लिया। क्या कर दिया? विवाह कर लिया। जब तक यहां पर तुर्के चहलगानी ने शासक बदल दिया था, बहराम शाह को बना दिया था, इस शर्त पर कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम करोगे, जैसा वो चाहते थे कि वास्तविक शक्ति तुर्के चहलगानी के हाथ में रहनी चाहिए। अब इन दोनों की, यानी कि अल्तुनिया और रजिया की सामूहिक सेनाएं दोनों आ रही है किससे लड़ने? बहराम शाह, वास्तविक रूप से तुर्के चहलगानी की सेनाओं से लड़ने, जिसमें रजिया और अल्तुनिया की पराजय हुई। और अंततः आखिर में रजिया, कहा जाता है कि इनको डकैतों ने या लुटेरों ने मार दिया, लेकिन इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यवश अंत हो जाता है। यहाँ सबसे प्रमुख घटना देखने को मिलेगी
कि ये जो 40 तुर्क हैं, 40 तुर्की गुलाम हैं, ठीक है, तुर्की गुलाम हैं, जिन्होंने इतनी तबाही मचा रखी थी पूरे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, उन्हीं 40 तुर्की गुलामों में से एक गुलाम था जिसका नाम था बलबन। और बलबन इन सारी चीजों को होते हुए बिल्कुल नजदीक से देख रहा था। वे समझ रहा था कि अगर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना है, एक कामयाब सुल्तान बनना है, तो तुर्के चहलगानी को तो खत्म करना ही पड़ेगा। बिना तुर्के चहलगानी को समाप्त किए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना लगभग ऐसा है कि आंतरिक रूप से, यानी कि बाहरी राजाओं से तो आप क्या लड़ोगे, अंदर ही गृह युद्ध चलता रहेगा, है ना, जिसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे।